बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स का जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था इसका टेस्ट डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, कहता है सर्कल द करेक्ट ऑप्शन को इंसर्कल करें। तो पहला सवाल है कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हेल्प अस टू। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कहता है ये हमारी मदद करता है कि हम लोग मालूम करें। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की मदद से आप डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। क्या मालूम कर सकते हैं? डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। तो ये पहला सवाल हो गया, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप थ्रस्ट इज इक्वल टू। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक अप थ्रस्ट इक्वल होता है किस चीज से? तो देखिए, चार ऑप्शन दिए गए, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड और डेंसिटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो देखिए, आप लोगों ने टॉपिक में पढ़ा था कि जो अप थ्रस्ट होता है वो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। कहता है इन द इक्वेशन फॉर स्टोक्स लॉ, इन द इक्वेशन फॉर स्टोक्स लॉ द स्फीयर मस्ट बी मूविंग विद अ लो नॉन जीरो एक्सेलरेशन, मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एट रेस्ट इन द फ्लूइड, द सेम डेंसिटी एज द फ्लूइड। तो देखिए, स्टोक्स लॉ के वैलिड होने के लिए शर्त यह है कि उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए स्फीयर को। तो ये हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाते हैं। कहता है two identical spherical drops of water are falling through air with a steady velocity of 20 centimeter per second। दो आइडेंटिकल ड्रॉप्स है और वो हवा में जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं स्टेडी स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। द ड्रॉप्स कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। अगर कहते हैं दोनों ड्रॉप्स जो है मिलकर एक सिंगल ड्रॉपलेट बना ले, व्हाट वुड बी द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द सिंगल ड्रॉप। तो कहते हैं सिंगल ड्रॉप का आप वेलोसिटी बताएं। तो अब यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेशन की जगह नहीं है, तो इसलिए मैं दूसरे स्लाइड पे चला जाता हूँ। तो देखिए, सूरत इस तरह है कि दो ड्रॉपलेट्स हैं, एक ड्रॉप ये है और दूसरा ड्रॉप ये है। इन दोनों का रेडियस फर्ज करें आर है, मैं स्मॉल आर नाम दे रहा हूँ, आइडेंटिकल है और दोनों जा रहे हैं किस स्पीड से? 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये भी ये भी। अभी चलते चलते ये नीचे जाकर कंबाइन हो जाते हैं। तो कंबाइन होने के बाद ये बड़ा ड्रॉपलेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बड़ा ड्रॉपलेट बना लेते हैं। तो उस बड़े ड्रॉपलेट का जो रेडियस होगा उसको मैं नाम देता हूँ आर। क्या नाम देता हूँ? आर। तो कहता है इस बड़े ड्रॉपलेट की जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो आप बताएं। तो इस बड़े ड्रॉपलेट की जो टर्मिनल वेलोसिटी है, फर्स्ट करें इसको मैं कहता हूँ v2। ये मैंने मालूम करनी है। और ये जो है ये v1 है। ये क्या है? v1 है। v1 है। तो आ जाते हैं इसको किस तरह करेंगे। तो पहला जाता है कि आप स्मॉल ड्रॉपलेट का जो वॉल्यूम है वो मालूम कर ले, और वो खुद कह रहा है कि ड्रॉपलेट्स जो है वो स्पेरिकल है। तो अगर मैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स पे आ जाऊं, स्मॉल पे, तो उसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम को मैं कहूँगा v1। अच्छा, ये चूंकि टर्मिनल वेलोसिटी है तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए मैं लिखूंगा v1t और ये भी v2t। टर्मिनल वेलोसिटी की बात करूँ तो टर्मिनल वेलोसिटी को हम लोगों ने जार किया था vt से। किससे जार किया था? vt से। तो पहले सिंगल ड्रॉपलेट्स के जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसको मैंने नाम दिया v1t, और जो बड़ा ड्रॉपलेट है उसकी जो वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी, उसको मैंने नाम दिया v2t। तो चलते हैं, अब याद रख ले, स्मॉल ड्रॉपलेट है उसका वॉल्यूम क्या होगा? वो v1 है। और वो कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब। देखिए, आर उसका रेडियस है, आर उसका रेडियस है। लेकिन जो लार्ज ड्रॉपलेट है जो दोनों के मिल जाने से बनता है, उसका जो वॉल्यूम होगा उसको मैं नाम दूंगा v2। और वो कितना होगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। कैपिटल आर क्यूब। अब याद रख ले, जब ये दोनों ड्रॉपलेट्स मिल गए और उनसे ये ड्रॉपलेट बन गया, तो जो वॉल्यूम इन दोनों का होगा वो वॉल्यूम इसी बड़े ड्रॉपलेट का होगा। तो इसका मतलब है हम लोग कह सकते हैं कि v2 जो है वो 2v1 के बराबर है। मतलब v1 प्लस v1 2v1। अभी अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज दर्ज करूँ तो मेरे पास
आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2 टाइम्स, और ये आ जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब। अब याद रखिए यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगी, 4/3 पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है आर क्यूब जो है ये हो जाएगा 2 स्मॉल आर क्यूब, 2 स्मॉल आर क्यूब। अब याद रखिए अगर मुझे आर चाहिए, आर क्यूब नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ क्यूबिक रूट लूंगा। क्यूबिक रूट लेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/3, और ये आ जाएगा 2r⁻³ की पावर 1/3। अगर आप इसको हल कर ले तो देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 का क्यूब रूट अलग आएगा, आर का अलग आएगा, तो इसका मतलब है आर क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय आर। अभी आप इसकी वैल्यू मालूम करें कैलकुलेटर से, तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू तकरीबन 1.26 आर, 1.26 आर। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया बड़े ड्रॉपलेट का जो रेडियस है और स्मॉल जो ड्रॉपलेट्स है उनके रेडियस के दरम्यान में। अब याद रख लिया हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी पे आ जाते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी स्मॉल ड्रॉपलेट की जो होगी v1t, वो हम लोगों ने पढ़ा था 2/9 2/9 2/9 मैंने नहीं लिखा, 2/9 रो जी आर स्क्वायर, रो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ईटा, डिवाइडेड बाय ईटा। तो ये ड्रॉपलेट की टर्मिनल वेलोसिटी है किस ड्रॉपलेट की, स्मॉल ड्रॉपलेट है। अभी बड़े ड्रॉपलेट के लिए हम क्या लिखेंगे, तो बड़े ड्रॉपलेट के लिए हम लोग लिखेंगे कि v2t, और ये आ जाएगा 2/9, 2/9, और ये आ जाएगा 2/9 रो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ईटा, डिवाइडेड बाय ईटा। सही। अभी मैं एक यहाँ पे काम करता हूँ कि ये जो आर की वैल्यू है ये दर्ज करूँ यहाँ से, आर की वैल्यू दर्ज करूँगा यहाँ से, मेरे पास आ जाएगा कि v2t इज इक्वल टू 2/9, और ये आ जाएगा रो जी डिवाइडेड बाय ईटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा 1.26 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर, लेकिन इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा कि v2t इज इक्वल टू 2/9, और ये आ जाएगा रो 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 जी डिवाइडेड बाय ईटा, और 1.29 का आप स्क्वायर ले लें, 1.26 का स्क्वायर ले लें तो ये आ जाता है, ये आ जाता है 1.59, 1.59। इसको मैंने अलग कर लिया और इसको आर स्क्वायर कर दिया। सही। तो देखिए ये जो 1.26 है इसका स्क्वायर ले लिया, ये 1.59 आ गया, बाकी क्वांटिटीज उसी तरह लिख ली। अब याद रख लीजिए ये जो मैंने लिखा है ये v1t है, ये v1t है, आप ऊपर से कंफर्म कर ले ये v1t है, और v1t की वैल्यू उसने दी हुई है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ कि v2t इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 1.59। तो इसका मतलब है v2t इज इक्वल टू 20 को अगर आप 1.59 से ज़रब देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो देखिए मैं करता हूँ 20 ज़रबे 1.59, जो है तकरीबन 31.8 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगा 31.8 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास जो लार्ज ड्रॉपलेट है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी आ गई।
तो आ जाते हैं तकरीबन 31.8, इसको हम लोग राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 32। क्या लिख सकते हैं? 32। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है spherical balls of drop R are falling in a viscous fluid of velocity eta of viscosity eta with a velocity v. The retarding viscous force acting on the spherical ball is। तो देखिए कहता है कि स्फेरिकल बॉल है, उसका रेडियस r है और वो एक फ्लूइड में मूव कर रहा है जिसकी विस्कोसिटी थीटा है और वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो उसके ऊपर जो रिटार्डिंग विस्कस फ्लूइड है, विस्कस फोर्स है, वो क्या है, उसकी कंडीशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ r एंड वेलोसिटी v, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोथ r एंड v, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो देखिए जो ड्रैग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है, उसके लिए जो फार्मूला है वो स्टोक्स लॉ है। स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि F इज इक्वल टू 6 पाई आर वी ईटा, आर वी ईटा। और अब आप देख ले कि आर के भी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, और वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो ड्रैग फोर्स है दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ आर एंड वी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ आर एंड वी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। कहता है कि टू रेन ड्रॉप्स रीच द अर्थ विद अ टर्मिनल वेलोसिटी इन रेशियो ऑफ 4:9। द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज। कहते हैं दो ड्रॉपलेट्स है वो जमीन तक पहुंचते हैं और उनकी टर्मिनल वेलोसिटी का जो रेशियो है वो 4:9 है। कहते हैं उनके जो रेडियाई है, रेडियस का जो प्लूरल फॉर्म है उसको कहते हैं रेडियाई, उनका जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ड्रॉपलेट की वेलोसिटी को फर्ज करें, नाम देते हैं v1। क्या नाम देते हैं? v1। और दूसरे ड्रॉप की वेलोसिटी को क्या नाम देते हैं? v2। और इनका जो रेशो है ये दिया गया है, रेशो कितना दिया गया है? 4:9। या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 4/9, ये दिया गया है। कहता है आप इनके रेडियाई का रेशो बताएं। r1/r2 हमें मालूम करना है, r1/r2 हमें मालूम करना है। अब याद रख ले, आप लोगों को पता है कि v का फार्मूला क्या है टर्मिनल वेलोसिटी का। देखिए इसको मैं लिखता हूँ कि v इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा है कि 2/2 टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि 2/9 रो जी r1² डिवाइडेड बाय ईटा। ठीक है, लेकिन इसको मैंने डिवाइड करना है v2 से, तो यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा v2 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2/9 रो जी r2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ईटा, डिवाइडेड बाय ईटा। अभी देखिए इससे बहुत सारी क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, रो कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, ईटा कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि v1 डिवाइडेड बाय v2 इज इक्वल टू r1² डिवाइडेड बाय r2²। अभी v1 v2 डिवाइडेड बाय v2 दिया हुआ है वो 4/9 है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि r1² डिवाइडेड बाय r2² इज इक्वल टू 4/9, 4/9। अब याद रख लिख, वो कह रहे कि रेडियाई का जो रेशो है उसका जो रेडियाई है उनका रेशो आप बताएं। ये स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो मेरे पास हो जाएगा r1/r2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 9 का होता है 3, तो ये आ जाएगा 2:3, 2:3। तो देखिए इसका ऑप्शन हो गया 2:3। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है a liquid flow through a pipe with a diameter of 10 centimeter at a velocity of 9 centimeter per second. If the diameter of pipe then decrease to 6 centimeter, the new velocity of the pipe will be।
कहता है एक फ्लूइड है, वो एक पाइप मूव कर रहा है जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 9 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कहता है अगर इसका डायमीटर कम होकर 6 हो जाए तो जो नई वेलोसिटी होगी वो आप बताएं, वो आप बताएं। तो मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है कैलकुलेशन की, तो नोट पैड पे आ जाता हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पर D1 मुझे दिया गया है, D1 दिया गया है 10 सेंटीमीटर। सही। जो पाइप है उसका डायमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो देखिए ये पाइप है, और इसका ये जो डायमीटर है ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर पर सेकंड। और फिर जो है डायमीटर कम हो गया पाइप का, कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें क्या मालूम करना है, क्या मालूम करना है, V2। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब याद रख लिया, आप लोगों ने पढ़ा है कि एरिया जो है, जो अगर पाइप है तो इसका क्रॉस सेक्शनल सर्कल होगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग डायमीटर की शक्ल में भी हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे पाई रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो ये आ जाएगा। या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो चलो दर्ज कर लेते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा पाई D1 का स्क्वायर अपॉन 4 V1 इज इक्वल टू पाई पाई D2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और यह जगह V2 मल्टीप्लाई बाय V2। अब याद रख ले, पाई पाई से कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा D1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर V2। अभी मुझे V2 मालूम करना है, तो V2 के लिए मैं क्या करूंगा, बाकी क्वांटिटीज को शिफ्ट कर दूंगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा D1 का स्क्वायर V1 डिवाइडेड बाय D2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल वैल्यूज दर्ज करनी है, तो वैल्यूज दर्ज करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा D1 है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, V1 है 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 9 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय D2 कितना है, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अगर मैं कैलकुलेटर से सबको हल कर लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए आपको पता चल रहा है कि जब डायमीटर कम हो गया तो स्पीड को क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो जब डायमीटर कम हो गया तो स्पीड जो है 9 से क्या हो गई, 25 हो गई। तो आ जाते हैं इसका ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन डी है। ऑप्शन क्या है, डी है। अभी आप याद रख लिए, मैंने डायरेक्टली जो है जब वेलोसिटी को रीड किया कि वो 9 सेंटीमीटर पर सेकंड है, मैंने उसको डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में तब्दील नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले चेक किया कि इसके आंसर किस यूनिट्स में दिए गए हैं। तो आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में दिए गए थे, तो इसलिए मैंने कन्वर्ट करना मुनासिब नहीं समझा, जरूरत ही नहीं थी उसको। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, कि कहता है कि इफ अ पाइप विद flowing water has a cross-sectional area 9 times greater at point 2 than at point A. What would be the relation of the fluid speed at 2 points? कहता है एक पाइप है, उसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो पॉइंट 2 पे जो डायमीटर है
जो सॉरी क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 0.1 के मुकाबले में 9 गुना है। कितने गुना है? 9 गुना है। तो कहता है इनकी जो स्पीड है उसका दरमियान का रिलेशन क्या है। तो चलते हैं, मैं आपको इसका दोबारा वो बना लेता हूँ। तो देखिए ये एक पाइप है और ये पाइप का एरिया बढ़ गया। ये फर्ज करें 0.1 है और ये 0.2 है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, यहाँ पे A1 है। अभी वो कहता है कि A2 जो है वो 9 टाइम्स A1 है, 9 टाइम्स A1 है। तो आप लोग जो है ये आप लोग ये बताएं कि V1 और V2 के दरम्यान में क्या रिलेशन। यहाँ पे जो फ्लूइड की स्पीड है या वेलोसिटी है और यहाँ पे जो वेलोसिटी है, इनके दरम्यान में क्या रिलेशन होगा। तो आ जाती है क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अभी हम लोग उसको सारा लिख सकते हैं कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 की जगह लिखेंगे 9 A1 V2। अभी A1 से कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब है V1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स V2, 9 टाइम्स V2। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा वहां पे फ्लूइड की जो स्पीड है वो ज्यादा होनी चाहिए। वो 9 गुना ज्यादा है यहाँ के मुकाबले में। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया गया है 9 टाइम्स एट बी। देखिए इसका ऑप्शन सी है। इसका ऑप्शन क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस रिस्पेक्टिवली विल। कहता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो विस्कोसिटी लिक्विड और गैसेस पे क्या असर पड़ेगा। रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब, पहले हम लोगों ने लिक्विड लेना है, बाद में क्या लेना है, गैस लेना है। तो याद रखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि लिक्विड्स की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से कम होती है, जबकि गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ती है। तो लिक्विड के देखिए इंक्रीज डिक्रीज, और जो गैस है उसकी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड डज नॉट फॉलो बर्नौलीज इक्वेशन। कहते हैं इसमें कौन सा जो है बर्नौलीज इक्वेशन को फॉलो नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। क्योंकि देखिए बर्नौलीज प्रिंसिपल के हम लोगों ने देखा था कि फ्लूइड का स्टडी होना जरूरी है, रोटेशनल, उसको रोटेट नहीं करना चाहिए, इररोटेशनल होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उसने क्या लिखा है, टर्बुलेंट है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिक्विड विद लेमिनार फ्लो। कहते हैं इसमें से कौन सी जो है करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, खासियत नहीं है लिक्विड की अगर उसका फ्लो लेमिनार हो। तो लो विस्कोसिटी, लिटिल लेटरल मिक्सिंग, लो विस्कस फोर्सेस, प्रेजेंस ऑफ ईडीज। तो देखिए इसका ऑप्शन डी है, प्रेजेंस ऑफ एडीज। जब पानी में इस तरह का घुमाव आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं एडीज। तो एडीज का होना नहीं चाहिए उसमें, लेमिनार फ्लो में। अगर एडीज आ गई तो उसको हम लोग कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो। तो इसका मतलब है कि डी का ऑप्शन नहीं होगा इसमें। अभी क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी व्हेन वाटर फॉल्स इट्स स्पीड इंक्रीज while its cross sectional area डिक्रीज। तो इसका ऑप्शन बी होगा। अभी मैं आता हूँ इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए फर्स्ट कर एक नलका है, ये एक नलका है और इस नलके से पानी बह रहा है, नीचे गिर रहा है। ये इसका क्रॉस सेक्शनल है और ये इसका हैंडल है और यहाँ से पानी नीचे गिर रहा है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब पानी नीचे गिरता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम।
लेकिन स्पीड जब कम होती है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, हाँ सॉरी, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। यहाँ पे देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है लेकिन स्पीड कम है, लेकिन यहाँ पे एरिया, स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, कम। तो आप लोग कभी ऑब्जर्व कर ले, जब किसी नलके से पानी नीचे गिर रहा हो तो ऊपर ऊपर जो है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है स्ट्रीम का वो ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो पानी नीचे आता है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होना शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। कहता है द फिगर शोज टू बेलून आर हंग्स बाय अ स्ट्रिंग रिस्पेक्टिवली। कहते दो गुब्बारे इसको उन्होंने लटकाया है, देखिए गुब्बारा ये है और एक गुब्बारा ये है, और उसको हम लोगों ने लटकाया है रस्सी की मदद से, धागे की मदद से। When the air is blown harder through the straw, अगर इसके दरमियान हम लोगों ने स्ट्रॉ की मदद से एयर को ब्लो कर दिया, the balloons will remain stationary, move closely to each other, move far apart to each other और burst। तो देखिए इसका आंसर है बी, मूव क्लोज टू ईच अदर। क्योंकि याद रखिए आप लोगों ने पढ़ा है बर्नौलीज प्रिंसिपल, जब आप उनके दरमियान में ब्लो करते हैं तेजी से तो बी बढ़ जाता है, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो शैडो से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन दोनों को पुश करेगा, एक दूसरे के करीब लाएगा, तो ये दोनों से करीब आ जाएंगे। अभी कहता है नेक्स्ट, विच विल प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन फ्लो वेलोसिटी थ्रू ट्यूब। कहते हैं इनमें से कौन सा जो है केस जो है फ्लूइड की वेलोसिटी में ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज पैदा करेगा। हाल्विंग द रेडियस, रेडियस, ट्यूब का रेडियस आधा करने पर, डबलिंग द विस्कोसिटी, डबलिंग द ट्यूब एरिया, डबलिंग द ट्यूब रेडियस। तो देखिए ये सादा सा आंसर है कि अगर हम लोग स्पीड को ज्यादा करना चाहते हैं तो रेडियस को क्या करना होगा, कम। तो इसका ऑप्शन ए है, बाकी ऑप्शन पे आप गौर कर ले, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। वेयर डज द वेंचुरी इफेक्ट स्पेसिफिकली occurs when the stream is expanded, when a stream flow downward with gravity, when a stream constrict। और ये डी ऑप्शन विजिबल नहीं है, लेकिन इसका ऑप्शन वो है, सी है। वो क्या है, सी है, क्योंकि आप लोगों ने वेंचुरी इफेक्ट में पढ़ा था कि फ्लूइड जा रहा है लेकिन उसके लिए फ्लूइड को कंस्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसके रास्ते में रुकावट आनी चाहिए एक तरह से। तो देखिए ये कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द हैंड ऑफ अ होज हैज अ डायमीटर ऑफ 4 सेंटीमीटर। if the end of a hose has a diameter of 4 centimeter, if one wants the velocity of the water coming out to be 4 times higher, what should be the diameter of nozzle on the end। तो देखिए एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ, ये एक होज है, पाइप है, लेकिन उसके आगे क्या लगा हुआ है, नोजल लगा हुआ है। फर्स्ट कर इसको मैं बना रहा हूँ किस तरह नोजल है, यहाँ पे नोजल है। अभी यहाँ पे जो डायमीटर है वो कह रहा है, जो होज का डायमीटर है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 नहीं, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो डायमीटर है वो है 4 सेंटीमीटर। कहता है अगर हम लोग यहाँ पे जो फ्लूइड की स्पीड है v1 है, हम लोग चाहते हैं कि नोजल से जो फ्लूइड निकले उसकी स्पीड जो है 4 टाइम्स हो होज के मुकाबले में, तो इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, यहाँ पे डायमीटर कितना होना चाहिए, ये 2 क्वेश्चन मार्क है, इनको क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो सवाल को मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। द डायमीटर ऑफ अ होज has the end of a hose has a diameter of 4 centimeter. If one wants the velocity of the water coming out to be 4 times higher, what should be the diameter of nozzle at the end। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि a1v1 is equal to a2v2। अगर हम उसको डायमीटर की शक्ल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, d1 स्क्वायर v1 is equal to d2 स्क्वायर v2।
ये भी हम लोगों ने ऊपर जो है क्वेश्चन में किया था। तो आ जाते हैं कि D1 तो उसने दिया हुआ है कि 4 दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर और यह जगह V1 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर। V2 को हम लोग चाहते हैं कि 4 टाइम्स V1 हो जाए। V2 को हम लोग क्या चाह रहे हैं कि 4 टाइम्स V1 हो। तो अभी देखिए यहाँ पे इसको अगर मैं हल करूंगा तो D2 के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर सिंपल थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप कर लें, ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ऑप्शन है वो है सी। ऑप्शन है सी। ये थे टेस्ट डिस्कशन फ्लूइड डायनेमिक्स वाले चैप्टर।